और आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के 7 विधानसभा चुनाव का घमासान यहां तेज होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में विकास के एजेंडे के साथ ही सपा को जवाब देने के लिए कई लोकलुभावन वादे किए जा सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं को साधने पर जोर होगा। और इधर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ ही बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। संगठन के अध्यक्ष सुनील सिंह ने बीजेपी पर योगी आदित्यनाथ की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पूर्वांचल की सभी सीटों पर बीजेपी के खिलाफ युवा वाहिनी के चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने इस बाबत एक बैठक की और अपने समर्थकों और उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का ऐलान किया। खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संगठन के उम्मीदवारों को टिकट न मिलने से नाराज हैं ये लोग और ये भी कहा जा रहा है कि संगठन आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने इसे गलत बताते हुए हिंदू युवा वाहिनी के ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। कहा जा रहा है कि संगठन हिंदू युवा वाहिनी के लोग बीजेपी के प्रति नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के प्रति अपना समर्थन जताते हैं। ये संगठन पूर्वांचल में काफी सक्रिय है, इसी वजह से इस क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ का दबदबा बना हुआ है। हिंदू युवा वाहिनी एक गैर राजनीतिक विशुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है। अगर कोई हिंदू वाहिनी का दुरुपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए करता है तो गैर कानूनी होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हिंदू वाहिनी का एक एक कार्यकर्ता राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करेगा। जिसको जहां जाना वो अपना रास्ता निकाल सकता है, लेकिन जो हिंदू वाहिनी के नाम पर होगा वो राष्ट्रवादी मिशन के इतर कोई कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। योगी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काला जादू कर दिया है। हम योगी जी को बताएंगे कि आप हनुमान हैं, आपकी ताकत बहुत ज्यादा है। उनको मुख्यमंत्री के रूप में जब पूरे प्रदेश का आवाम चिल्ला रहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज को चेहरा घोषित किया जाए, योगी जी के अपमान का बदला हिंदू युवा वाहिनी लेने जा रही है। और इधर गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी पणजी में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गोवा में 4 फरवरी को विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आज की रैली बीजेपी के लिए अहम मानी जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब दौरे पर हैं और आज जलालाबाद, फिल्लौर, धूरी और लुधियाना में रैली करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जलंधर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाने साधे और कांग्रेस को डूब चुकी नाव करार दिया। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों से उन्हें जवाब देने को कहा है जिन्होंने पंजाब के युवाओं को देश और दुनिया में बदनाम किया। जालंधर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रही। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बीता हुआ वक्त बताया। कहा कि कांग्रेस आखिरी सांस पर अपना गुजारा करने वाली पार्टी है, उसका कोई रंग और स्वरूप नहीं बचा। ये कांग्रेस पार्टी पता ही नहीं चल रहा है इसका रंग क्या है, रूप क्या है। पानी रे पानी, तेरा रंग ऐसा। आप देखिए वो सत्ता के बिना ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे पानी के बिन मछली छटपटा रही हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस मौका देखकर गठबंधन करती है। वो अपने फायदे के लिए विरोधी विचारधारा वाले दलों से भी सहयोग लेने से पीछे नहीं हटती। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट का हाथ थामा तो यूपी में पहले विरोध करने के बाद समाजवादी पार्टी से गठजोड़ किया। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा उनकी पार्टी महीनों तक गांव-गांव रथ लेकर के चलती रही, यात्रा निकाली
और समाजवादी पार्टी को जितना कोसा जा सकते हैं कोसा, समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ जितना बोल सकते हैं बोला, भीड़ को उत्तेजित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करना पड़े किया, लेकिन उन्होंने देखा कि जनता तो स्वीकार नहीं कर रही है, ये परिवार में फूट पड़ गई है, बीच में अगर घुस सकते हैं तो घुस जाओ, वो उन्होंने अपनी मुंडी वहां मार ली। कोई उसूल नहीं, कोई नियम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया तो पंजाब की सामरिक, आर्थिक और रणनीतिक महत्व को समझते हुए सिंधु नदी जल बंटवारे, खेती किसानी और बलिदानों का भी जिक्र किया। पानी पाकिस्तान में चला जाता है, हिंदुस्तान के हक का पानी हम लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की APN। धरती को वो पानी देंगे। इधर कांग्रेस सपा के चुनाव अभियान को संयुक्त रफ्तार देने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को लखनऊ में पहली बार एक मंच पर आएंगे। हालांकि राहुल अखिलेश किसी रैली में नहीं बल्कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गठबंधन के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के संकेत से साफ है कि मीडिया से संयुक्त रूप से रूबरू होने के अलावा इन दोनों की आगे संयुक्त रैलियां भी हो सकती हैं। इसकी योजना बन रही है और राहुल अखिलेश के एक साथ मंच पर आने से पहले रायबरेली और अमेठी में सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में चल रही रस्साकशी का रास्ता निकालने की भी पूरी कोशिश हो रही है, ताकि सपा कांग्रेस गठबंधन में किसी तरह की अंदरूनी खींचतान का संदेश न जाए। गांधी परिवार के इन दोनों परंपरागत संसदीय क्षेत्र की 5-5 सीटों पर सपा ने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें विवादों में रहे सपा सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति की अमेठी की वर्तमान सीट भी शामिल है। इधर पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी पूरे शबाब पर है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मजीठा में पहली रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब को एक परिवार की सरकार ने बर्बाद कर दिया। अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो पंजाब को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। बादल परिवार पर बरसते हुए राहुल ने कहा कि बादलों ने पंजाब में अंधेरा कर दिया। पंजाब की रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बादल परिवार ने पूरे पंजाब को लूट लिया है। हालत ये है कि राज्य में कोई भी काम कराने के लिए बादल टैक्स देना पड़ता है। पंजाब में नौकरी लेनी है तो बादलों को कट दो। एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो बादलों की कंपनी को कट दो। टीवी देखना है तो इन बादलों को कट दो। किसी तरह का बिजनेस करना है बादलों को कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने अकाली बीजेपी पर 10 साल में पंजाब को बर्बाद करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि बादल परिवार सिख गुरु नानक के सिखाए रास्ते के उलट काम कर रहा है। गुरु नानक जी ने कहा तेरा, अकाली दल कहती है मेरा। गुरु नानक जी ने कहा सबका सब तेरा, अकाली दल कहती है सबका सब मेरा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में सत्ता हासिल करने का सपना देख रहे अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। कांग्रेस पार्टी की सरकार काम करती थी या आम आदमी की सरकार काम करती है, और सबसे सब आपको बताएंगे कि आम आदमी की सरकार ने नारे दिए, वायदे किए, मगर वायदे पूरे नहीं हुए। एक व्यक्ति चाहता है कि वो दिल्ली का भी चीफ मिनिस्टर बने और वो पंजाब का भी चीफ मिनिस्टर बने। पंजाब में 4 फरवरी को एक चरण में मतदान होना है। 3 दिन के दौरान राहुल गांधी यहां पर करीब 10 चुनावी रैलियां करेंगे। कांग्रेस पंजाब में 10 साल के सियासी सूखे को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
इधर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतरेंगे। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में अखिलेश यादव ने साफ किया कि वो यूपी की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे, क्योंकि वो विधान परिषद सदस्य हैं और उनका कार्यकाल 2018 तक का है। अखिलेश ने स्पष्ट किया कि वो सबके लिए प्रचार करेंगे, लेकिन खुद कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ टीवी चैनल चला रहे हैं कि वो लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और ये बातें शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा फैलाई जा रही है, जबकि वो यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। आपको बता दें कि पिछले महीने अपने बुंदेलखंड दौरे के समय सीएम अखिलेश यादव ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि वो बुंदेलखंड से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर जनप्रतिनिधि की जरूरत है जो बुंदेलखंड के विकास के लिए लगातार लड़ सके। इसके बाद सीएम के बबीना और चरखारी से चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी देखी जा रही थीं, क्योंकि इन दोनों सीटों से ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठा करवाई गई थी। इधर यूपी में पूर्वांचल के अंसारी ब्रदर्स को पार्टी में शामिल कराना और उन्हें बेगुनाह साबित करने की दलील पेश करना बीएसपी सुप्रीमो मायावती को फिर से कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। अंसारी ब्रदर्स पर बीजेपी के जिस तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय के कत्ल का आरोप है, उनकी पत्नी अलका राय और गवाहों के परिवार वालों ने मायावती को कानूनी नोटिस देकर उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस करने का फैसला किया है। मायावती के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये अर्जी 30 जनवरी को दाखिल किए जाने की तैयारी है। अर्जी में कहा जाएगा कि जिस कृष्णानंद राय मर्डर केस का ट्रायल दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में चल रहा है, उस मामले में आरोपी अंसारी ब्रदर्स को बेगुनाह बताकर उन्हें अपनी तरफ से क्लीन चिट देने की कोशिश कर मायावती ने अदालत की अवमानना की है। अंसारी और श्री अफजाल अंसारी को फंसाया है। उस समय तक की स्थिति ये थी कि कई मामले पेंडिंग थे हाई कोर्ट में और ट्रायल पेंडिंग थी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग था। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कंटेम्प्ट का निर्णय लिया, उनके परिवार ने कंटेम्प्ट का निर्णय लिया और उनकी विडो श्रीमती अलका राय ने कंटेम्प्ट का निर्णय लिया और हम लोग यहाँ कंटेम्प्ट फाइल किए। बात यूपी की ही करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव का घमासान लगातार तेज होता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज लखनऊ में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे और माना जा रहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में विकास के एजेंडे के साथ ही सपा को जवाब देने के लिए कई लोक लुभावन वादे भी किए जा सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मैनिफेस्टो में युवाओं, किसानों और महिलाओं को खास तौर पे तवज्जो दी जाएगी। और खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। खुर्रम, बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए अभिलाषा, जो मैनिफेस्टो होता है वो तय करता है कि इस पार्टी के वायदों में कितना दम है, उस पार्टी की नीयत में कितना दम है, ये मालूम चलता है मैनिफेस्टो से। लेकिन एक बात साफ है कि जब एक दूसरा जो आपके मुकाबिल पार्टी होती है वो मैनिफेस्टो जारी कर देती है और फिर आप जारी करते हैं, तो आप पर एक प्रेशर होता है और एक आप कंपैरिजन होता है कि उन्होंने ये मैनिफेस्टो में ये वादे किए, आप क्या करेंगे। अगर उसको रिपीट करते तो माना ये जाता है कि आपके पास विजन नहीं है, और अगर आप आगे बढ़कर कुछ कहते हैं तो आप पर सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि क्या आप इसे पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे पूरा। तो ये सब तमाम बातें हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो रहा है और उसमें जो उम्मीद की जा रही है, जो स्वाभाविक तौर पर होती है कि लोक लुभावन वादे होते हैं, वो सब होगा। लेकिन वो वादे आखिर कौन से होंगे? अगर हम अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो का जिक्र करें तो उसमें मुफ्त में घी था हर महीने देने की बात की गई है, शिक्षा की बात की गई है, हाईवेज की बात की गई है, मेट्रोज की बात की गई है, प्रेशर कुकर की बात की गई है, तमाम बातें की गई। ठीक उसी तर्ज पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करें तो इन्हीं से मिलता जुलता भी आपको वहां कुछ दिखाई देगा, लेकिन कलेवर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, तेवर क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। अभिलाषा, बिल्कुल खुर्रम, और ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं और युवाओं पर खास तौर पे तरजीह दी जाएगी। किस तरह से सपा के मैनिफेस्टो को बीट करने की कोशिश होगी?
देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, अगर आप 2012 की बात कीजिए तो कहते थे, उन्होंने फ्री लैपटॉप की बात करी, फ्री टैबलेट की बात करी, मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल की बात करी। अगर आप इस बात की बात करिए तो मुस्लिम कम्युनिटी की कोई बात नहीं की गई है, उन्होंने से एड्रेस जरूर किया लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का नाम नहीं दिया है। उन्होंने लैपटॉप से आगे जाकर स्मार्टफोन की बात की गई है, प्रेशर कुकर की बात की, घी की बात की। ठीक उसी तर्ज पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करें तो उसमें वो शिक्षा की बात कर सकते हैं। देखिए, एक बड़ा पैरामीटर है भारतीय जनता की पार्टी के पास। उनका ये कहना है कि केंद्र हमारी सरकार है तो हम जो वादे करेंगे जाहिर सी बात है। आप इसमें एक तरीके से जो मैनिफेस्टो जारी होगा उसमें आप बजट की झलक भी देख सकेंगे, यानी कि जो भी मैनिफेस्टो आएगा उससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 फरवरी को जो बजट आना है उत्तर प्रदेश के हिस्से में क्या आएगा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर वो मेट्रो या फिर हाईवेज की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, एक्सप्रेसवे की बात करें तो जाहिर सी बात है वो कॉपी माना जाएगा। लेकिन उसके बाद उसके अलग तरह देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, वो इस बात की कह सकते हैं कि सबका साथ सबके विकास के तर्ज पर दे सकते हैं। वो कहेंगे सबके लिए शिक्षा मुफ्त हम कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो सबका विकास देखने को मिलेगा, किसी एक पर्टिकुलर वर्ग, एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी का आपको नहीं दिखेगा विकास होते हुए। तो ये सब तमाम वादे करेंगे। देखिए, घोषणा पत्र जो होता है वो बहुत अहम दस्तावेज होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। और इसको जब वो अनाउंस करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ में आके जब यहाँ पर जो तकरीबन 3 से 3.5 के बीच में उसका अनाउंसमेंट होगी लखनऊ में, तो जाहिर सी बात है उसको देखते हुए एक मोबिलाइजेशन मिलेगा उनको, जो उनके प्रत्याशी हैं वो उसको लेकर जाएंगे आम जनता के बीच में। तो ये सब तमाम बातें हैं। अब देखना यही है कि किस तरीके से मैनिफेस्टो देते हैं और उसमें क्या झलक मिलती है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आना है और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है आप उसका जिक्र नहीं करेंगे अपने बजट भाषण में, अपने बजट में, यानी कि राइडर्स लगाया गया। आप बजट जरूर पेश कर पाएंगे 1 फरवरी को, रेल और आम बजट एक साथ, लेकिन उसकी झलक आज मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में साफ देखने को मिलेगी। ये बात तो तय है। अभिलाषा जी बिल्कुल खुर्रम, सही फरमाया आपने कि क्योंकि आम बजट भी आना है और चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया है कि जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों के मुतालिक कोई भी घोषणा नहीं होगी और ना ही अपने काम का बखान कर सकेंगे। तो बहुत ही सोच समझकर एक फाइन लाइन खींचते हुए बीजेपी को अपना मैनिफेस्टो लेकर आना होगा और तैयारी उसकी पूरी हो गई है। आप बने रहिएगा हमारे साथ खुर्रम। इधर कांग्रेस सपा के चुनाव अभियान को संयुक्त रफ्तार देने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को लखनऊ में पहली बार एक मंच पर आएंगे। हालांकि राहुल अखिलेश किसी रैली में नहीं बल्कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गठबंधन के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के संकेतों से ये साफ है कि मीडिया से संयुक्त रूप से रूबरू होने के अलावा इन दोनों के आगे संयुक्त रैलियों की भी योजना बन रही है। राहुल अखिलेश के एक साथ मंच पर आने से पहले रायबरेली और अमेठी में सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में चल रही रस्साकशी का रास्ता निकालने की भी पूरी कोशिश हो रही है, ताकि सपा कांग्रेस गठबंधन में किसी तरह के अंदरूनी खींचतान का संदेशा ना जाए। और गांधी परिवार के इन दोनों परंपरागत संसदीय सीट की 5-5 सीटों पर सपा से उम्मीदवार उतार दिए गए हैं और इनमें विवादों में रहे सपा सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति की अमेठी की वर्तमान सीट भी शामिल है। खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि दोनों अब एक मंच पे नजर आएंगे, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव। आगाज कैसे शुरू होगा और क्या प्लान तैयार किया है गठबंधन ने, किस तरह से कैंपेनिंग में दोनों स्टार्स जाएंगे? देखिए, 29 तारीख यानी कि कल इतवार को लखनऊ में एक साझा रैली हो सकती है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है अखिलेश यादव राहुल गांधी का। ये वो पल है जिसका इंतजार दोनों पार्टी एक अरसे से कर रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि आखिर जो सीटों पर पेच फंसा हुआ है, मसलन अमेठी रायबरेली का, उस पर क्या फार्मूला निकला है। फिर एक बार प्रियंका गांधी उभरी है सेवियर के तौर पर इस गठबंधन को, उन्होंने फार्मूला सुझाया है और वो फार्मूला हो सकता है कल उस बात का ऐलान हो उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कल प्रस्तावित है। दूसरी बात, रैली कौन रूट से होकर जाएगी, किस रूट से होकर जाएगी, ये बात अभी खुलासा इस बात का समाजवादी पार्टी ने नहीं किया गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो राहुल और अखिलेश यादव की जो साझा रैली है और जो साझा रोड शो है वो किस रास्ते से होकर जाएगा ये वो तय करेंगे। तमाम तरीके की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी उसमें लेनी है, एक मुख्यमंत्री है तो दूसरा एसपीजी प्रोटेक्टी है, ये सब तमाम बातें हैं। लेकिन आज शाम तक की उसका भी खुलासा हो जाएगा, ये बात भी मालूम चल जाएगा वो कौन सी जगह से रोड शो करेंगे। एक बड़ा मेगा शो करना चाहती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनको मालूम है
कि ये गठबंधन जितनी शिद्दत और जितनी दिक्कतों के साथ हुआ है, उसके लिए ये प्रोपेगेंडा करना बेहद ज़रूरी है कि दोनों एक साथ है और एकजुट है और ये लंबा रिश्ता चलना है, यानी कि 2019 तक चलना है। देखिए, बात सिर्फ 2017 की नहीं है, 2017 का चुनाव विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, उसे एक तरीके से सेमीफाइनल मान लिया गया है 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो एक मैसेज भी फ्लोट करना बहुत ज़रूरी है दोनों पार्टियों के लिए कि 2019 तक की ये गठबंधन बदस्तूर जारी रहेगा, यानी कि टूटेगा नहीं। तो वो रूट क्या होगा, रोड शो अगर होता है तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो क्या उसमें अमेठी रायबरेली जिन सीटों पर पेच फंसा है उन पर सहमति बनेगी कि नहीं बनेगी, और उसके बाद ये भी देखने वाली बात होगी कि दोनों नेताओं का बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, कितना कॉन्फिडेंस होता है इस गठबंधन से, ये कल भी मालूम चल जाएगा। बिल्कुल खुर्रम, और इन सब के बीच रायबरेली और अमेठी के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उस पर अपने उम्मीदवारों को लेकर भी सामंजस्य बिठाना है दोनों दलों को, कांग्रेस को और सपा को। इस बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जो अमेठी और रायबरेली, जो अमेठी खासतौर से अमेठी सीट की बात, विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ पे फिलहाल जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रजापति, जो मंत्री भी था, विवादों से उनका बड़ा नाता भी रहा है, और उनको टिकट देकर के ये बात बिल्कुल साफ कर दिया अखिलेश यादव ने कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन पर ध्यान देते हैं। विवाद से उन्होंने फिलहाल अपने आप को किनारे कर लिया। वो जो विवादित छवि है गायत्री को, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहीं पर इनका ये कहना है समाजवादी पार्टी का कि क्योंकि वो उनकी विनिंग सीट है, ये उनको मिलना चाहिए। तो वहीं पर कांग्रेस का ये कहना है कि जो वो बेल्ट है वो उनकी बेल्ट है और वहाँ उनका हमेशा प्रभाव रहा है। ये पेट फंसा हुआ है अमेठी को लेकर, क्योंकि वहाँ से एक बड़े नेता है संजय सिंह, वो 4 अंक की वाइफ अमिता वहाँ चुनाव लड़ेगी, लेकिन गरिमा, क्योंकि उनकी पहली पत्नी की बेटी हैं गरिमा सिंह, उनको बीजेपी ने फील्ड किया है। तो अब कम से कम इस बात को कह सकते हैं कि हो सकता है संजय सिंह थोड़ा सा सॉफ्ट हों, क्योंकि पहले ही उनका परिवार वहां पहुंच चुका है। तो अपने परिवार के दूसरे सदस्य को ला करके परिवार के अंदर दो कोणीय संघर्ष का स्थिति ना पैदा करें। तो ये फायदा मिलता हुआ दिख रहा है समाजवादी पार्टी को। लेकिन उसके अलावा और भी सीटें हैं जो कांग्रेस चाहती है वो उनको मिले, और जो समाजवादी पार्टी है उनका कहना है कि वहां पर विनिंग एज उनके पास है, विनिंग एज उनका है, तो लिहाजा वो बेल्ट उनको मिलनी चाहिए। तो इन पर देखते हैं प्रियंका गांधी क्या फॉर्मूला निकालती हैं, क्योंकि एक बार फिर प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं इस गठबंधन को बचाने के लिए। तो देखना यही होगा कि प्रियंका गांधी क्या फॉर्मूला निकालती हैं और फॉर्मुलेट कैसे होता है। जी बिल्कुल, सही कहा आपने कि किस तरह से जो स्टार प्रचारक हैं और साथ में प्रियंका गांधी का क्या प्लान होता है, कैसे वो चुनाव मैदान में उतरती हैं प्रचार के लिए, दिलचस्प होगा ये देखना। हालांकि सीटों को लेकर भी जो मतभेद है रायबरेली और अमेठी के, उसे शाम तक सुलझा लिया जाएगा, और बेहद अहम रहने वाली है ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। बने रहिएगा खुर्रम हमारे साथ। इधर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतरेंगे। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में अखिलेश यादव ने ये साफ किया कि वो यूपी की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे, क्योंकि वो विधान परिषद सदस्य हैं और उनका कार्यकाल 2018 तक है। अखिलेश ने यह भी स्पष्ट किया कि वो सबके लिए प्रचार करेंगे, लेकिन खुद कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ टीवी चैनल्स ये खबर दिखा रहे हैं कि वो लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये बातें शारदा प्रताप शुक्ला फैला रहे हैं, जबकि वो यूपी विधानसभा चुनाव लड़ ही नहीं रहे। आपको बता दें कि पिछले महीने अपने बुंदेलखंड के दौरे में सीएम ने बुंदेलखंड से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि बुंदेलखंड से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर जनप्रतिनिधि की जरूरत है जो बुंदेलखंड के विकास के लिए लगातार लड़ सके। और इसके बाद सीएम के बबीना और चरखारी से भी चुनाव लड़ने की संभावनाएं देखी जा रही थी, क्योंकि इन दोनों सीटों से ही ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठा करवाई गई थी। और खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, काफी कयास लगाए जा रहे थे सीएम के चुनाव लड़ने को लेकर सरोजनी नगर सीट से, लेकिन उन्होंने खुद साफ किया है कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है अखिलेश यादव का, जिन्होंने खुद साफ कर दिया है कि वो कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं सरोजनी नगर के शारदा प्रताप शुक्ला, उन्होंने ये बात कह रहे हैं और ये अफवाह फैला रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अखिलेश यादव एमएलसी ही रहेंगे और विधानसभा चुनाव में वो विधानसभा चुनाव का कंटेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप मुख्यमंत्री की बात करिए तो आप याद करिए मायावती को, वो विधान परिषद का हिस्सा रहती हैं और मुख्यमंत्री रहती हैं, वो भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ती हैं।
अगर आप याद करें राजनाथ सिंह को जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो पहले वो विधान परिषद थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हैदराबाद से चुनाव लड़ा और जीत कर आए थे और बतौर मुख्यमंत्री वो जीत कर आए थे। लेकिन अखिलेश यादव का साफ मानना है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात उनका एनर्जी, उनका फोकस शिफ्ट होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि वो सीट ऐसी होगी कि अगर आप सारी सीटें जीत जाते हैं और वो सीट नहीं जीतते हैं तो आखिर किरकिरी का सबब बनेगी। और अखिलेश यादव कतई नहीं चाहते कि उनका फोकस और उनका जो कैलिबर है, जो पोटेंशियल है, वो कहीं से बटे। तो इसके मद्देनजर उन्होंने खुद साफ कर दिया, क्योंकि कल मेरी खुद बात हुई थी जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेशोत्तम पटेल, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो जहाँ जाए वहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं, ये उनको तय करना है। तो वहीं पुक्कल नवाब ने कहा था वो सरोजनी नगर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो कहीं और चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने खुद साफ कर दिया है कि वो 2018 तक एमएलसी हैं, एमएलसी रहेंगे और कहीं से भी चुनाव फिलहाल वो लड़ने नहीं जा रहे हैं। यानी 2017 के रण में अखिलेश यादव बतौर कैंडिडेट नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बतौर मुख्यमंत्री, बतौर स्टार प्रचारक इस पूरे रण में दिखाई देंगे। अभिलाषा, बिल्कुल बने रहेगा खुर्रम हमारे साथ। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि चुनाव वो नहीं लड़ेंगे क्योंकि एमएलसी हैं वो और 2018 तक उनका कार्यकाल अभी बाकी है। इधर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ ही बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है और संगठन के अध्यक्ष सुनील सिंह ने बीजेपी पर योगी आदित्यनाथ की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पूर्वांचल की सभी सीटों पर बीजेपी के खिलाफ युवा वाहिनी के चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया। योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने इस बाबत एक बैठक की और अपने समर्थकों और उम्मीदवारों को मैदान में उतरने का ऐलान किया। खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संगठन के उम्मीदवारों को टिकट न मिलने से नाराज हैं और ये भी कहा जा रहा है कि संगठन आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग पर अड़े हुए हैं और योगी आदित्यनाथ ने इसे गलत बताते हुए हिंदू युवा वाहिनी के ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। कहा जा रहा है कि संगठन हिंदू युवा वाहिनी के लोग बीजेपी के प्रति नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के प्रति अपना समर्थन जताते हैं और ये संगठन पूर्वांचल में काफी सक्रिय है। इसी वजह से इस क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ का दबदबा बना हुआ है। हिंदू युवा वाहिनी एक गैर राजनीतिक विशुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है। अगर कोई हिंदू या वाहिनी का दुरुपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए करता है तो गैर कानूनी होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हिंदू या वाहिनी का एक एक कार्यकर्ता राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करेगा। जिसको जहां जाना वो अपना रास्ता निकाल सकता है, लेकिन जो हिंदू या वाहिनी के नाम पर होगा वो राष्ट्रवादी मिशन के इतर कोई कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। योगी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काला जादू कर दिया है। हम योगी जी को बताएंगे कि आप हनुमान हैं, आपकी ताकत बहुत ज्यादा है। उनको मुख्यमंत्री के रूप में जब पूरे प्रदेश का आवाम चिल्ला रहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज को चेहरा घोषित किया जाए, योगी जी के अपमान का बदला हिंदू युवा वाहिनी लेने जा रही है। और खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, पूर्वांचल में बीजेपी की दिक्कतें खत्म नहीं हो रही है। एक तरफ बनारस में असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जाते हैं और फिर ये तस्वीर है पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ को लेकर जहां खुद बगावत कर रहे हैं उनके अपने लोग। किस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अभिलाषा, बहती गंगा में सब कोई हाथ धोना चाहता है और जब आप सत्ता में मजबूती से कायम रहते हैं तो जाहिर सी बात आपके लिए कई मोर्चे भी खुल जाते हैं। कई लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं और वैसे ही लोग होते हैं जो पहले जब आप स्ट्रगल कर रहे होते तब वो आपके साथ नहीं खड़े रहते हो तटस्थ तौर पे, लेकिन जब आप मजबूत हो जाते हैं तो वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वही हाल पूर्वांचल बनता जा रहा है। अगर आप पूर्वांचल की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गई। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से भी होकर आता है। यानी कि अगर आपको लखनऊ में काबिज होना तो पूर्वांचल वो पॉकेट है जहां पर मजबूती के साथ आपको अपने नंबर्स लाने होते हैं। और यही बात है कि पूर्वांचल हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए बेहद एक ऐसी जगह बन चुकी है जो उनके लिए टेक्निकली बड़ा साउंड होता है, क्योंकि वहां से नंबर इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर आपने पूर्वांचल फतेह कर ली तो लखनऊ फतेह करने में आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सामने ये दिक्कत है कि तब बनारस में उनके खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, लखनऊ में कल नज़ारा देखने को मिला, वहां पर आपको वहां भी नज़ारा देखने को मिला। और अब पूर्वांचल में जिसका हिंदू युवा वाहिनी ने भले ही योगी आदित्यनाथ कह रहे हो कि वो चुनाव उनकी जो उनका संगठन है वो गैर राजनीतिक है, वो चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन जो उनका संगठन बार बार ये आवाज़ उठा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बगैर बतौर
सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामने दिक्कत ये है कि अगर वो आदित्यनाथ को बतौर सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करती है तो और दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि हार्ड लाइनर है योगी आदित्यनाथ। वो हर बात एज अ हार्ड लाइनर ही बोलते हैं, उनका स्टैंड भी हमेशा हार्ड लाइनर का रहा है, तो वो नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीधा कहना है कि जब चुनाव हो जाएगा और अगर उनको सरकार बनानी होगी, उनका मुख्यमंत्री होगा, तो विधानमंडल दल की बैठक होगी, जो भी चुने हुए विधायक होंगे वो तय करेंगे कि वो कौन होगा जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल पूर्वांचल का जिस तरीके से हिंदू युवा वाहिनी के इस स्टेप के बाद से स्थिति और दिक्कतें वो भरी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे निपटती है ये देखने वाली बात होगी। अभिलाषा, बिल्कुल खुर्रम बने रहिएगा हमारे साथ। बात पंजाब से जुड़ी हुई कर लें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के लांबे विधानसभा क्षेत्र में एक रोड शो करेंगे। ये सीट बादल परिवार के लिए नाक का सवाल बन चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यहां से उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हें टक्कर देने के लिए जर्नैल सिंह को उतारा है। वहीं पंजाब में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट अमरिंदर सिंह के भी मैदान में उतरने के बाद यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। लांबी ज्यादातर ग्रामीण इलाकों वाला क्षेत्र है और केजरीवाल यहां करीब आधा दर्जन नुक्कड़ सभाएं करने जा रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट में सर्विस टैक्स को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले इस बजट के बाद बाहर खाना, फिल्में देखना, हवाई यात्रा करने के साथ ही मोबाइल बिल्स महंगे हो सकते हैं। एक अखबार की खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय से जुड़े 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सर्विस टैक्स में 0.5 से 1% की वृद्धि की जा सकती है और वर्तमान में 2 सेस को मिलाकर 15% सर्विस टैक्स वसूला जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि सरकार सर्विस टैक्स बढ़ा सकती है ताकि जीएसटी में कोई बाधा ना हो, क्योंकि जीएसटी को लागू करने की समय सीमा कई बार टाली जा चुकी है। वित्त मंत्री जेटली ने कहा था कि जीएसटी को 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। मोदी सरकार आधार आधारित भुगतान व्यवस्था जल्द ही शुरू करने जा रही है और इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद लोग केवल अपने अंगूठे की पहचान के आधार पर भुगतान कर सकेंगे। सरकार ने ऐलान किया है कि देश में आधार धारकों की संख्या 111 करोड़ हो गई है। 12 अंक वाले विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार के मामले में सरकार को गणतंत्र दिवस के अगले दिन बड़ी कामयाबी मिली, जब आधार नंबर 91% से भी ज्यादा आबादी तक पहुंच गई। खास बात यह है कि 18 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति को आधार मिल चुका है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार धारकों के नए आंकड़े का ऐलान करते हुए कहा कि इतनी बड़ी आबादी को आधार दिए जाने के साथ ही सरकार एक नई वित्तीय व्यवस्था आधार पे शुरू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था में बगैर किसी कार्ड या फोन के न सिर्फ भुगतान किया जा सकेगा बल्कि भुगतान प्राप्त भी किया जा सकेगा। इस व्यवस्था में भुगतान हासिल करने वाले के पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिससे बायोमेट्रिक सेंसर जुड़ा होगा। सेंसर की कीमत सिर्फ 2000 रुपए है। भुगतान करने के लिए फोन के ऐप में आधार संख्या डालनी होगी और अंगूठे की पहचान कराकर पैसा भेजा जा सकेगा। केंद्र सरकार ने बीजेपी के 10 बड़े नेताओं को सरकारी कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। इनमें आम आदमी पार्टी को छोड़ बीजेपी की दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष साजिया इल्मी भी शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि कल तक इसी तरह के मामलों को लेकर यूपीए सरकार की आलोचना करने वाली बीजेपी आज खुद कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है। सत्ता का एक ही चरित्र होता है, बस नाम बदल जाते हैं। अपनी अलग चाल चलने वाली, अपना दूसरी पार्टियों से अलग चरित्र बताने वाली और अलहदा चेहरा पेश करने वाली बीजेपी का रंग रोगन कांग्रेस जैसा होता जा रहा है। अगर किसी के पास इल्म हो तो पार्टी कौन सी है फर्क नहीं पड़ता। ये शाजिया का इल्म ही है कि बीजेपी में आते ही हाथों हाथ ले ली गई। उन्हें सरकार की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इंजीनियर इंडिया लिमिटेड का स्वतंत्र निदेशक बना दिया। कल तक टीवी चैनलों पर आम आदमी पार्टी की वकालत में बीजेपी को नसीहत देने वाली शाजिया इल्मी को बहुत कम वक्त में बीजेपी में काफी कामयाबी हासिल हुई है। उनके अलावा पार्टी की 9 और महिला नेत्रियों को सरकारी कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। सवाल यह है कि पार्टी के लिए काम करने का इल्म जानने से क्या सरकारी कंपनियों को चलाने का इल्म खुद ब खुद आ जाता है?
क्या ये कंपनी को पेशेवराना तरीके से चलाने में कोई मदद करने की हालत में है? क्या इनकी जगह इस क्षेत्र के विशेषज्ञ या प्रोफेशनल की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए? बीजेपी इस मुद्दे पर हमेशा कांग्रेस का विरोध करती रही। यूपीए सरकार के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। फरवरी 2013 में कांग्रेस यार नासिर अहमद को सिंडिकेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया था। जगदीश राज, जिन्होंने 28 जुलाई 2014 तक सिंडिकेट बैंक के बोर्ड में जगह बनाए रखी थी, वो भी कांग्रेसी थे। इसके अलावा 2013 तक इलाहाबाद बैंक के बोर्ड में अजय शुक्ला शामिल थे। वो यूपी कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। लेकिन हकीकत ये है कि सत्ता का कोई चरित्र नहीं होता। ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि सत्ता का अपना ही एक चरित्र होता है। उस पर पार्टी की विचारधारा और आदर्शों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसले फायदे के लिए जाते हैं, दलीलें तो तलाश ली जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निश्चय यात्रा का आज 8वां चरण शुरू हो रहा है। इस चरण में सीएम 10 जिलों का दौरा करेंगे। कैबिनेट से जारी कार्यक्रम के मुताबिक सीएम 28 जनवरी को नवादा, अरवल और जहानाबाद जाएंगे। इसके बाद 29 जनवरी को औरंगाबाद और गया का दौरा है और फिर 30 जनवरी को वो बक्सर और भोजपुर और फिर 31 जनवरी को सिवान, छपरा और गोपालगंज जाएंगे। इस दौरान सीएम जिलों में चलाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आज प्रश्नकाल के बाद वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट पर सदन में चर्चा होगी। पिछले 7 दिनों की सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की तरफ से खासकर झामुमो ने CNT-NPT एक्ट में संशोधन के खिलाफ सदन को बाधित किया है और सदन में हंगामा कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक दिन भी सदन में प्रश्न को नहीं लिया जा सका। माना जा रहा है कि आज भी सदन में विपक्ष के तेवर तल्ख हो सकते हैं। और ज्ञान रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञान, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं आज झारखंड से? जी, झारखंड के खबरों की बात करें तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। मंगलवार के बाद 3 दिनों तक लगातार विधानसभा बंद थी छुट्टी के कारण। आज फिर से विधानसभा कार्रवाई होगी, जिसमें पहले प्रश्नकाल आएंगे। प्रश्नकाल के दौरान कई विभागों के प्रश्न आने हैं, जिसमें सरकार को जवाब देना है। विपक्ष के द्वारा अच्छी तैयारी की गई है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्नकाल के बाद, भोजनावकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट पर चर्चा होनी है। लेकिन जो माहौल देखा जा रहा है विधानसभा के भीतर का, लगातार जिस तरह से 17 जनवरी से जो विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा है विपक्ष के द्वारा CNT-SPT एक्ट में संशोधन मामले पर जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है, उसको लेकर ये कहना कि सदन की कार्रवाई चलेगी थोड़ा अप्रासंगिक लगता है, क्योंकि लगातार विपक्ष के द्वारा सदन को बाधित किया गया है, सदन में हंगामा किया गया है, खास करके मुख्य बातें जो थी CNT-SPT एक्ट में संशोधन के विरोध में। इसके अलावा जिस तरह से 4 विधायकों को निलंबित किया गया है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, पिछले सत्र में, शीतकालीन सत्र में उन्होंने सदन के भीतर फॉग चलाया था। उसके अलावा स्पीकर के डैश पर उन्होंने जिस तरह से हमला किया था, इन सारे चीजों को लेकर 4 विधायकों को, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 और कांग्रेस के 1 विधायक शामिल हैं, उसके निलंबन के विरोध में भी विपक्ष जो है लगातार सदन को। चलिए ज्ञान रंजन, आप बने रहिए हमारे साथ। बेहद अहम जानकारी आपने हमें दी। इधर झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास अधिकारियों की कार्यशैली से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। कल हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री का अधिकारियों के प्रति काफी कड़ा रुख दिखा। बैठक में राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सीएम ने बेहतर तरीके से काम करने के निर्देश दिए और इसके साथ ही काम नहीं करने वाले अधिकारियों को बाहर करने और उनकी जगह एक नई नियुक्ति कराने का निर्देश दिया। और ज्ञान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञान, किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं जिससे मुख्यमंत्री नाराज हुए हैं अधिकारियों से? सरकार की योजनाओं का हासिल है कि अब तक मात्र 54% राशि ही खर्च हो पाई है। इसको लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास का कड़ा तेवर सामने आया। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि वो काम करें, अन्यथा नौकरी छोड़ दें। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। काम करने वाले अधिकारियों को
जितनी प्रोन्नति देनी हो दें, लेकिन जो काम नहीं करते हैं वैसे अधिकारियों को हटाएं और उसके जगह पर नई नियुक्ति करें। तो कह सकते हैं कि राज्य सरकार लगातार इस कोशिश में है कि जो योजनाएं जमीन पर आनी चाहिए, जो योजनाएं जनता के लिए बनी हुई है, उस योजनाओं को समयबद्ध तरीके से अमली जामा पहनाया जाए। इसको लेकर अधिकारियों को कार्यशील रहना होगा, अधिकारियों को सचेत रहना होगा और इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त लहजे के बाद एक तरह से कह सकते हैं तो आधिकारिक महकमे में चलिए ज्ञान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें पूरी जानकारी देने के लिए। इधर झारखंड मंत्रिपरिषद ने कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। राज्य में कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति लघु और सीमांत किसानों के सिंचाई सुविधा के लिए स्वीकृत की गई है। साथ ही झारखंड के सांसदों के लिए झारखंड भवन नई दिल्ली में एक संसद कोषांग के गठन की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने गव्य पालन को कृषि का दर्जा देने को भी मंजूरी दी और इसके तहत अब कृषि विभाग गव्य पालकों को सभी सुविधाएं देगी जो किसानों को मिलती है। मंत्रिपरिषद ने लोहरदगा के सिंह अंचल में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 9.93 एकड़ भूमि की निःशुल्क केंद्रीय विद्यालय संगठन को देने का भी निर्णय लिया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आत्महत्या के बढ़ते मामले पर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस JS खेहर और जस्टिस NV रमन्ना की बेंच ने इस मामले में केंद्र और सभी राज्य सरकारों के अलावा RBI को भी नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने नोटिस का जवाब देते हुए 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हो रही किसानों की आत्महत्या को गंभीरता से लेते हुए बड़ा आदेश दिया, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक को देश भर में किसान आत्महत्या की वजह तलाशने की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही कोर्ट ने राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार से इस मामले में प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कहा है। सिटीजन रिसोर्स एक्शन एंड इनिशिएटिव NGO की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस JS खेहर और NV रमन वाली बेंच ने 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि देश में किसानों की मौत एक जनहित से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें पूरे देश का किसान समुदाय शामिल है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से देश भर में लगातार किसानों की आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। इनमें महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां सूखे की वजह से बर्बाद हुई फसल और फिर बैंक कर्ज न चुका पाने की स्थिति में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या का कदम उठाया। NGO की मांग है कि इन किसानों के परिवार को 5 लाख रुपए के मुआवजे के अलावा 30 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हर्जाना दिया जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि नीतिगत मामलों में अदालत कोई दखल नहीं दे सकती। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां कोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाकर पूरे देश के किसानों के लिए मान लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग का जमकर विरोध हुआ है। फिल्म में रानी पद्मावती से जुड़े तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने निर्देशक संजय लीला भंसाली से अभद्रता की। शूटिंग के दौरान ये हंगामा करणी सेना ने किया। इस संगठन का आरोप है कि भंसाली की फिल्म पद्मावती में इतिहास से जुड़े तथ्यों से छेड़छाड़ की जा रही है। भंसाली जयपुर में अपनी फिल्म पद्मावती के कुछ खास सीन को शूट कर रहे थे। हुड़दंगियों ने शूटिंग के लिए रखे गए साजो सामान और स्पीकर में तोड़फोड़ कर दी। संजय लीला भंसाली के साथ धक्का मुक्की भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संभाल लिया। फिल्म की शूटिंग फिलहाल रोक दी गई है। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है। दिल्ली NCR में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। विजिबिलिटी काफी कम है। कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद अब सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश और सर्द हवाओं की वजह से लोग घर में दुबके हुए हैं। रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। और इसी के साथ पिकअप जिंदगी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।